प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम अपना नया पाठ 8 पचमढ़ी जो पाठ है उसका आज पठन और व्याख्या किया जाएगा। आपको पता है पचमढ़ी क्या है? एक दर्शनीय स्थल है। लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं, वहाँ की जो प्राकृतिक जो दृश्य है उसका मज़ा लेते हैं। तो ये जो हमारा ये जो पाठ है 8वां, वो एक पत्र के माध्यम से, इसमें पत्र के माध्यम से दो सखियाँ जो होती हैं वे आपस में, हम कहेंगे जो अर्पणा, उसे पचमढ़ी घूमने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है और वो अपनी सहेली को पत्र के माध्यम से उसने जो पचमढ़ी के जो दर्शन किए थे वह उसे बताती। उसकी सहेली का क्या नाम है? सिमरन। तो अपर्णा जो थी, अपर्णा ने जो पचमढ़ी को देखा, जो अनुभव किया, उसके जो प्राकृतिक जो दृश्य थे वो अपनी सहेली या हम कहेंगे सखी सिमरन को पत्र के माध्यम से बताती। तो हम कहेंगे ये तो अनौपचारिक पत्र हो गया। अनौपचारिक पत्र का क्या होता है? जो हम अपने माता पिता, रिश्तेदारों या दोस्तों को लिखते हैं। और आज हम इसको पढ़ेंगे। तो पत्र की ही तरह इसका हम शुरुआत करते हैं। पचमढ़ी 28 जून 2014। प्रिय सिमरन, नमस्ते। जैसे कि पहले आपको पता ही है, ये स्थान का नाम लिखा है, पता जहाँ से, उसके बाद तिथि दी गई है और सहेली के नाम सिमरन है, उसे लिखा गया है और संबोधन में नमस्ते भी किया गया। तो आज हम इसे पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा पत्र है जिसमें अपर्णा सिमरन को पचमढ़ी के बारे में बताती है, कैसे वे वहाँ पहुँची। इसे यात्रा हम कह सकते हैं, वर्णन कह सकते हैं, यात्रा वर्णन। अगर आपको भी कहीं कोई घूमने का अगर अवसर मिले तो आप लौट करके या पत्र के माध्यम से अपने चाहने वालों को एक बताने की ललक रहती है। यहाँ तक कि बच्चे तो जो कभी पिकनिक भी जाते हैं तो लौट करके जब आते हैं तो अपने भाई बहनों को, अपने माता पिता को वो वहाँ की एक एक घटना को हूबहू बताना चाहते हैं। तो ये हमारी एक जिज्ञासा होती है, कोई नई चीज़ देखने पर उसको अपने चाहने वालों को बताया जाए। तो बताने के कौन कौन से माध्यम? अब तो भाई फ़ोन से भी हम बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। पत्र भी एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार लिख करके दूसरों को पहुंचा सकते हैं। तो ये इस पाठ में हम कहेंगे हम एक तरह से पत्र ही पढ़ रहे हैं। अपर्णा द्वारा लिखा गया पत्र, अपनी सहेली सिमरन को लिखा गया जो पत्र है वो हम पढ़ रहे हैं। और इस पत्र की खूबसूरती क्या है कि उसने शुरुआत से कैसे कैसे उसने पचमढ़ी में जाने का कैसे प्लान बना, उन्होंने पहले क्या देखा, उसके बाद फिर क्या देखा और कैसा अनुभव हुआ। देखिए, अनुभव बताना भी एक बहुत अच्छी बात होती है। अब कैसे शब्दों का उसने प्रयोग किया है, इस पर भी हम ध्यान देते हैं। तो मैं पत्र का को पढ़ना शुरू कर देता हूँ। नमस्ते के बाद, प्रिय सिमरन, नमस्ते के बाद हम सोमवार को पचमढ़ी पहुँच गए थे। तो जैसा कि आपको पता है, एक एक छोटी सी छोटी जो चीज़ होती है वे बच्चे जो हैं अपने दोस्तों को ये बताना चाहते हैं। जबलपुर से हम मौसा जी के साथ सुबह सुबह कार से रवाना हुए। तो अपर्णा थी, अपने शायद मौसा जी के साथ गई थी और जबलपुर से वे चले थे। तो मौसा जी का घर भी शायद जबलपुर में ही होगा, ये बताया गया नहीं है, लेकिन हमें अंदाज़ा लग रहा है कि वे जबलपुर से चले थे। कहाँ के लिए? पचमढ़ी के लिए। और पिपरिया और
मटकुली होते हुए पचमढ़ी देखने में पहुंचने में हमें 8 घंटे लगे। पर हरी भरी घाटियों और रास्ते पहाड़ी रास्तों की सुंदरता ने हम इतना खो गए थे कि समय का ही पता न चला। तो ये यात्रा काफ़ी लंबी थी। अगर कहा जाए 8 घंटे जबलपुर से, ये तो बहुत थका देने वाली यह यात्रा हो सकती है। लेकिन जैसे कि अपर्णा बता रही है कि वो जो यात्रा थी वो काफ़ी सुखद थी। क्यों? क्योंकि चारों तरफ हरी भरी घाटियाँ थी और जो पहाड़ी जो रास्ते होते हैं काफ़ी सुंदर होते हैं, गोल गोल घुमावने होते हैं, पेड़ों से भरे होते हैं और व्यक्ति देखने में ही इतना खो जाता है कि उसे शायद जो 8 घंटे जो समय थे उनका भी पता न चला। उसने भी यही लिखा है कि पहाड़ी रास्तों की सुंदरता में हम इतना खो गए थे कि समय का ही पता नहीं चला। सिमरन, पचमढ़ी बहुत सुंदर स्थान है। तो अपने दोस्तों को ऐसे ही बताया जाता है। शुरुआत में उसने ऐसे ही की कि शायद सिमरन को ना पता हो, तो उसने कहा कि पचमढ़ी बहुत ही सुंदर स्थान है। 3 दिनों में हमने यहाँ के बहुत से सुंदर स्थानों की सैर की। तो शायद उन्होंने 3 दिन वहाँ पे रुके थे वे पचमढ़ी में, और बड़ी जगह है तो अलग अलग दिन में खासकर पहाड़ी रास्तों में जाने में बहुत समय लगता है। जैसे कि आपने देखा जबलपुर से पचमढ़ी जाने में 8 घंटे लग गए। पहाड़ी रास्तों में जो गाड़ियाँ होती काफ़ी धीरे चलाई जाती हैं। एक ऊंचाई का भी डर होता है, रास्ते घुमावदार होते हैं। कारण क्या है? जो रास्ते होते हैं वो घुमावदार होते हैं, सीधे नहीं होते, सड़कें सीधी नहीं होती। अगर पहाड़ी पे चढ़ना है तो पहाड़ी के आसपास घूमते हुए ऊपर जाते हैं, तो सड़कें काफ़ी घुमावदार होने के कारण ज़्यादा रफ्तार भी नहीं चला सकते, तो इसलिए शायद अधिक समय लगता है। तो 3 दिन तक अपर्णा ने कौन कौन से स्थान दिए? तो सबसे पहले हम महादेव गुफा, चौरागढ़ और जटाशंकर गए। तो ये 3 जगह है। महादेव गुफा, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि किसी गुफा का नाम है। चौरागढ़ और जटाशंकर, चारों ओर हरी भरी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और घने पेड़ देखकर मन खुश हो गया। महादेव गुफा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शंकर जी का स्थान। शंकर जी को महादेव भी कहा जाता है। तो जो महादेव गुफा है वो एक शायद धार्मिक स्थल था। वहाँ शंकर जी का जगह था। तो कुछ दूर पहले ही जब वे महादेव गुफा की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो कुछ दूर पहले से ही घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। इस गुफा की लंबाई 300 फुट है। तो जैसा कि अपर्णा बता रही है कि बहुत दूर से ही जब वे महादेव गुफा की तरफ बढ़ रहे थे तभी से उन्हें घंटी बजने की या जो घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। और ये गुफा की लंबाई भी 300 फीट है। कुछ लोग ये काफ़ी गहरी गुफा होगी, 300 फीट। गुफा के बीच में पानी का एक कुंड है। पानी के कुंड का अर्थ होता है छोटा सा तालाब। कुंड का अर्थ होता है तालाब। तो शायद काफ़ी 300 फीट जब अंदर गए होंगे तब बीच में अंत में उन्होंने क्या देखा होगा कि एक पानी का कुंड है, तालाब है, जिसके पास इसी जो तालाब के ही पास में शंकर जी की सुंदर मूर्ति स्थापित है। तो स्थापित मतलब लगी है। मूर्तियों की स्थापना की जाती है। एक चीज़ आपको बता दें, जो मूर्तियाँ होती हैं वो स्थापित की जाती हैं, उसके बाद ही उसमें पूजा शुरू की जाती है। मूर्ति कहीं भी बनाई जा सकती है। बनाने के बाद उस मूर्ति को जिस स्थान पे रखना होता है, जैसे मंदिर हो सकता है, कोई गुफा हो सकती है या कोई भी जगह हो सकता है, तो वहाँ पे उसको स्थापित की जाती है, उसकी स्थापना की जाती है, वहाँ लगाया जाता है
और स्थापना के बाद से ही पूजा किया। तो ये जो गुफा के अंत में जो कुंड था, उसी के पास में इस मूर्ति को स्थापित किया गया था। गुफा में हल्का हल्का प्रकाश आ रहा था और यह दृश्य बड़ा ही भव्य और आकर्षक लग रहा था। तो जैसा कि पता था, 300 फीट अंदर जाने के बाद पूरा अंधेरा नहीं था। गुफा कैसी थी, गुफा के बारे में अपर्णा अपने शब्दों में बता रही ताकि सिमरन उसे समझ सके। तो अपर्णा ने बड़े अच्छे शब्दों का किया। अगर किसी को बता दिया जाए कि 300 फीट की लंबी गहरी गुफा है और उसके अंत में कुंड है, तो लोग सोचेंगे अरे तो एकदम अंधेरा होगा, क्योंकि 300 फीट अंदर तो रोशनी नहीं आ पाएगी। और तो इसी बात को अपर्णा ने बताया कि नहीं, वहाँ पे हल्का हल्का प्रकाश आ रहा था। अब इसमें ये भी नहीं कह सकते कि पूरा अंधेरा है। और जो हल्का जो प्रकाश होता है उसके अंदर शायद वो मूर्ति दिख रही हो, वो कुंड दिख रहा, आसपास की जो गुफाएं जो हैं, गुफा की जो दीवार होगी वो नज़र आ रही होगी, और ये जो दृश्य होगा ये काफ़ी भव्य, भव्य मतलब बड़ा और आकर्षक है, काफ़ी सुंदर लगता है। शायद इस हल्की या मध्यम रोशनी हम कहेंगे या हल्के जो प्रकाश के कारण से ये जो दृश्य था वो काफ़ी सुंदर हो गया, और इस कारण से ये आकर्षक भी हो गया था। आकर्षक तो मन को आकर्षित कर, भव्य मतलब बड़ा, आकर्षक मतलब मन को आकर्षित करने के लिए मन आकर्षित हो जाता है इस चीज़ को। तो उसने एक तरह से कहेंगे हम महादेव गुफा के बारे में एक अच्छा चित्रण बता दिया। शब्दों की देखो इसमें कितना अच्छा चयन किया गया है, एक एक शब्द चुन करके बताए गए हैं। अगर कोई गया भी नहीं हो महादेव गुफा में तो उसको समझ आ जाएगा। जैसे सिमरन, शायद सिमरन को नहीं पता था, वो भी कभी पचमढ़ी नहीं गई थी, तो जब उसने ऐसा पत्र पढ़ा होगा तो उसे पता चला होगा कि कैसा था महादेव गुफा, उसकी लंबाई के बारे में, उसके अंदर जो कुंड था उसके बारे में, शंकर जी की जो बड़ी सी भव्य मूर्ति थी उसके बारे में उसको पता चल गया होगा। और भव्य मूर्ति, जो बड़ी मूर्ति थी, वो हल्के हल्के जो प्रकाश में और भी सुंदर लग रही थी। अगला है हमारा चौरागढ़। चौरागढ़ में पहाड़ी की चोटी पर एक लंबा चौड़ा मैदान जहाँ मंदिर बना हुआ है। सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़कर हम वहाँ पहुँचे। मेरी और वाणी की तो सांस फूलने लगी थी। यह स्थान समुद्र तल से 4320 फुट की ऊंचाई पर है। चोटी पर से दूर दूर तक का दृश्य बहुत ही मनोरम लग रहा था। हमने कई प्राकृतिक दृश्यों को कैमरे में कैद किया, दिल्ली आकर तुम्हें दिखाई। तो इस गद्यांश में देखना, इसमें जो हमें बहुत सी चीज़ें के बारे में पता चलता है। मेरी और वाणी की तो सांस फूलने लगी थी। वाणी कौन होगी? अपर्णा की शायद बहन हो या उसकी कोई दोस्त। तो अभी तो ये बताया नहीं है। तो मेरी और वाणी की तो सांस फूलने लगी थी क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थी। और एक और उसने बात इसमें बताई कि दिल्ली आकर तुम्हें दिखाएंगे, शायद कैमरे में जो फ़ोटो खींची थी। तो इससे भी हमें पता चलता है कि अपर्णा और सिमरन कहाँ रहती हैं, दोनों दिल्ली में ही रहती हैं। दोनों सहेलियाँ हैं, दोनों दिल्ली से ही हम कहेंगे अपर्णा जबलपुर अपने मौसा के साथ पचमढ़ी देखने के लिए निकली हो। तो पत्र से हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चल जाता, कहीं बताया नहीं गया। ये हमने पत्र से ही हमें पता चला कि अपर्णा किसी अपनी सहेली वाणी के साथ गई। वाणी बहन भी हो सकती है या मौसा जी की भी लड़की हो सकती है, हमें पता नहीं। उसके बाद ये भी बताया कि उसने जो कैमरे में जो चित्र खींचे हैं वे उसे दिल्ली
आकर दिखाएगी। तो इससे हमें पता चला कि जो अपर्णा और सिमरन दोनों शायद दिल्ली में ही रहती हैं और दोनों सहेलियाँ हैं। तो चौरागढ़ के बारे में उसने क्या बताया उसको हम एक बार फिर से बताते हैं। तो चौरागढ़ पहाड़ी की चोटी पर एक लंबा चौड़ा मैदान है। इस मैदान की क्या खासियत है कि पहाड़ी की चोटी पे बस, पहाड़ी काफ़ी ऊंची होती है और कहते हैं कि चोटियाँ जो होती हैं जो वो काफ़ी संकरी होती हैं, लेकिन इसकी जो चोटी थी, ये जो चौरागढ़ का जो पहाड़ी है उसकी जो चोटी है काफ़ी चौड़ी है, ऊपर से शायद चपटी और समतल भी है, क्योंकि ऊपर एक लंबा चौड़ा मैदान है जहाँ मंदिर बना हुआ है। इस मैदान की क्या खासियत है, शायद यहाँ पे बीच में एक मंदिर बना हुआ है चौरागढ़। लोग सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़ करके उस पहाड़ी पर चढ़ते हैं और समुद्र तल से उसकी ऊंचाई 4320 फुट। समुद्र तल को बच्चों ज़ीरो मान लिया जाता है और वहीं से ऊंचाई नापी जाती है। ये एक नियम होता है, आपको ने देखा होगा कि हर शहर की एक ऊंचाई होती है। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन पे भी लिखा रहता है कि समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है। जैसे वाराणसी, अगर आप कभी रेलवे स्टेशन जाएंगे तो बोर्ड के नीचे समुद्र तल से जो ऊंचाई भी है बताई जाती है उस जगह की। तो समुद्र तल को क्या माना जाता है, शून्य मान लिया जाता है कि उसकी जो ऊंचाई है उसको ज़ीरो मान लिया जाता है। और उसके बाद अलग अलग शहरों की ऊंचाई अलग अलग होती है। और चौरागढ़ की ऊंचाई कितनी थी, 4320 फुट है, मतलब ये काफ़ी ऊंचा है। एवरेस्ट करीब 10,000 और 9,000 फुट के आसपास। तो अगर इस पहाड़ी की चोटी पे अगर पहुंचा जाए तो क्या होगा, दूर दूर का जो दृश्य है वो काफ़ी मनोरम या सुंदर दिखाई देता है। और ऊंचाई से जो चित्र लेने वाले जो चित्रकार और जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको ऐसी ही जगह की तलाश होती है जहाँ से दूर दूर का दृश्य साफ नजर आए। तो शायद उन्होंने भी किसी जो प्राकृतिक दृश्य क्या होता है, जैसे पहाड़ से हमें क्या दिखेंगे, पेड़ दिखेंगे, नदियाँ दिखेंगी, झरने दिखते हैं, दूर दूर तक घाटियाँ नज़र आती हैं। इन सब का क्या करते हैं, चित्र खींचते हैं और भविष्य के लिए हम कहते हैं ना यादगार के रूप में चित्र को अपने साथ लोग रखते हैं, रखना पसंद करते हैं। तो कुछ नए शब्द हैं जैसे मनोरम। क्या है मनोरम, ये नया शब्द है मनोरम। सुंदर लगना, मनोरम का मतलब सुंदर, मन को सुंदर लगने वाला दृश्य, मनोरम दृश्य। समुद्र तल मैंने बता दिया कि ऊंचाई जो है समुद्र तल से नापी जाती है और समुद्र तल को शून्य माना जाता है। समुद्र तल की ऊंचाई क्या होती है, शून्य, ज़ीरो। और उससे जितनी जितनी ऊपर हम जाएंगे, अलग अलग शहर की सबकी ऊंचाई अलग अलग होती है। और तो इसीलिए ऊंचाई नापने का एक तरीका था। तो चौरागढ़ पे कैसे वे पहुँचे थे, वो तो था तो एक पहाड़। चौरागढ़ पे भी कैसे पहुँचे थे, सीढ़ियाँ, उस पहाड़ी पर सीढ़ियाँ बनाई गई थी ताकि लोग ऊपर उसकी चोटी पे पहुंच सके, जहाँ पे शायद मंदिर था। लोग मंदिर के दर्शन के लिए वहाँ जाते होंगे, तो वे उसी सीढ़ियों से चौरागढ़ की उस पहाड़ी चोटी पर पहुँचते थे और मंदिर के दर्शन कर वापस लौटते हुए। तो ये था चौरागढ़ के बारे में। अपर्णा ने सिमरन को इसके बारे में भी बताया। अब तीसरी जगह थी चौरागढ़ से हम जटाशंकर गए। यहाँ दो पहाड़ियों के बीच बहती हुई सफ़ेद जलधारा बहुत ही सुंदर। तो वहाँ पे अधिकतर पहाड़ी जगहों में क्या है, झरने जो होते हैं वो बहुत आपको दिखाई देंगे, क्योंकि जो पहाड़ होते हैं उनके जो झरने बहते हैं तो बड़ा सुंदर दृश्य बनाते हुए नीचे गिरते हैं और लोग इसी को देखने के लिए, इसका अनुभव करने के लिए ही पहाड़ी स्थानों पर जाते हैं। तो
हम ये चौरागढ़ के बारे में आपको कल विस्तार से बताएंगे। अभी हमारा ये पाठ चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आज आपका ग्रेड जा रहे हैं, इस पाठ का 2 बार पठन अभ्यास करना है।